नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे भ्रष्टाचार पर नकेल रामविलास गए जेल। और देवभूमि के दंगल में आगे बात करेंगे, लेकिन इसी बीच चंदौली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चंदौली से बड़ी खबर, डीडीयू जंक्शन के एक्सीलेटर के केबिन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से एस्केलेटर के केबिन में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला। सुरक्षा के मद्देनजर काटी गई जंक्शन की बिजली। डीडीयू जंक्शन के एक्सीलेटर के केबिन में लगी भीषण आग। बड़ी खबर चंदौली से आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जीआरपी एफएफ डीडीयू जंक्शन मौके पर मौजूद। ट्रेनों के परिचालन पर नहीं कोई असर। चंदौली से खबर आपको बता रहे, जहां पर डीडीयू जंक्शन के एक्सीलेटर के केबिन में आग लग गई। चंदौली में डीडीयू जंक्शन के एक्सीलेटर के केबिन में लगी आग। तमाम अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि ट्रेनों के परिचालन में कोई असर नहीं पड़ा। चंदौली में डीडीयू जंक्शन के एक्सीलेटर के केबिन में लगी आग और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से एस्केलेटर के केबिन में लगी आग। चंदौली में डीडीयू के एक्सीलेटर के केबिन में आग लग गई और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, तो आईएएस अफसर रामविलास यादव को आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा आदेश के बाद रामविलास यादव विजिलेंस पहुंचे थे और 13 घंटे की पूछताछ के बाद सवालों का जवाब न दे पाने पर विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रामविलास यादव के उत्तराखंड में ही लगभग 1.5 दर्जन बेनामी संपत्तियां पाई गई हैं, जिसको लेकर अभी आगे पूछताछ की जा रही है। हालांकि रामविलास यादव को सरकार ने पहले ही निलंबित कर दिया था, लेकिन कैसे एक आईएएस अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति का प्रदेश सरकार को पहले से पता नहीं लगा और कैसे उसने इतने बड़े स्तर पर उत्तराखंड में संपत्ति जोड़ी, और आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तराखंड सतर्कता विभाग ने आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में अपर सचिव रामविलास यादव को विजिलेंस ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कल उनको जिला न्यायालय में पेश किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को रामविलास यादव के निलंबन के आदेश जारी किए थे। रामविलास यादव की उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड में कई बेनामी संपत्तियां हैं, जिसको लेकर विजिलेंस लगातार पूछताछ कर रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही 1.5 दर्जन से अधिक करोड़ों की बेनामी संपत्तियां मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों के बारे में विजिलेंस की पूछताछ में रामविलास यादव कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि रामविलास यादव उत्तर प्रदेश में तैनात थे। 2019 में अपना कैडर चेंज कराकर उत्तराखंड आए थे। फिलहाल रामविलास यादव उत्तराखंड में सचिव पद पर तैनात थे, लेकिन इतने कम समय में कैसे एक आईएएस अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर अपनी 1.5 दर्जन से अधिक बेनामी संपत्तियां बना लेता है और शासन और प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगती। वहीं इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत ढीले तरीके से लेने का काम कर रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जब रामविलास यादव को फटकार लगाते हुए विजिलेंस के सामने पेश होने के आदेश दिए, उसके बाद सरकारी दबाव में आकर रामविलास यादव को निलंबित किया। साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरशाह और सरकार की मिली भगत होती है। अगर उत्तराखंड आईएएस अधिकारियों की संपत्ति की जांच करेगी तो उनकी संपत्ति भी आय से अधिक निकलेगी और सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था और आनन फानन में उनको निलंबित किया गया।
धामी जी की जो सरकार है वो कई दिनों से इस मुद्दे को बड़ी ढीली तरीके से लेने का कार्य कर रही थी, पर जब हाई कोर्ट ने खुद जो है यादव को ये बोला कि आपको विजिलेंस के सामने पेश होना ही पड़ेगा, तो सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था और वो कल उनसे पूछताछ हुई और मुझे लगता है दबाव में आकर के सरकार को इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ी है। अब सरकार कुछ भी कहे कि उन्होंने नोटिस भेजा था या कुछ भी किया था, ये बातें सिर्फ महज कोरी बातें हैं, इनमें कोई मुझे लगता है तथ्य नहीं है। अब रही बात की आय से अधिक संपत्ति की आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड के, तो आपको याद होगा अभी जब भूमाफिया तोमर का मुद्दा सामने आया था तो उसमें उत्तराखंड के नौकरशाहों का नाम किस तरीके से आया था। कई आईएएस ऑफिसर थे और जिसमें कि कई आईएएस ऑफिसर्स और जो मुख्यमंत्री के सचिवों का भी नाम सामने आया था। इस पूरे प्रकरण पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में गलती निकालने की आदत हो चुकी है। कांग्रेस की भी उत्तराखंड में 2 बार सरकार रही, लेकिन वो एक बार भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के शासन में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस इसी की सराहना करने के बजाय सवाल खड़े कर रही है, तो ये उनकी मानसिक स्थिति दर्शाता है। लगता है कि कांग्रेस को हर चीज में केवल मीन मेख निकालने की आदत है। कांग्रेस की भी 2 बार सरकार रही है उत्तराखंड में, वो तो एक बार भी ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को जेल जाना पड़ा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बजाय इस बात की सराहना करने के वो इसमें भी मेन मेख निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति को समझा जा सकता है। वो किसी भी प्रकार से किसी भी कार्य में भारतीय जनता पार्टी को श्रेय देने की मानसिकता नहीं रखती। रामविलास यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आईएएस अधिकारी रामविलास यादव को उत्तराखंड में जो 8 साल से कम समय हुआ है और इतने कम समय में कैसे उन्होंने इतनी बेनामी संपत्तियां उत्तराखंड में अर्जित कर ली। साथ ही क्या ये संपत्ति उत्तराखंड में रहते हुए अर्जित की गई या उत्तर प्रदेश कैडर में रहते ही पहले ही अर्जित की गई है। फिलहाल विजिलेंस इन सब सवालों का जवाब खोज रही है। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर आईएएस ऑफिसर ने इतनी संपत्ति कैसे इतने कम समय में अर्जित कर ली और कैसे सरकार के नुमाइंदों को इसकी भनक तक नहीं लगी। आईएएस अफसर रामविलास यादव को आय से 500 गुना अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा आदेश के बाद रामविलास यादव विजिलेंस पहुंचे थे और 13 घंटे की पूछताछ के बाद सवालों का जवाब न दे पाने पर विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आपको बता दें कि सरकार ने उन्हें एक दिन पहले ही निलंबित भी किया था और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जायसवाल कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता है हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नरेंद्र शेट्टी जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सत्यवीर जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी। एक बड़ा सवाल जो विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है कि एक आईएएस ऑफिसर जिसकी संपत्ति 500 गुना ज्यादा है उसकी आय से और 4 साल ही हुए उसे उत्तराखंड में आए हुए, कैसे उनके पास इतनी संपत्ति जमा हुई और कैसे भनक नहीं लगी सरकार के नुमाइंदों को? यशी जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम जी। मैं आपको कह देना चाहता हूं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे या उत्तराखंड की सरकार हो, हमने पहले दिन ही अब कहा है कि हमारी सरकार में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, ना इसको सहन करेंगे। चाहे वो संस्थागत भ्रष्टाचार हो, चाहे वो राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, चाहे संस्थागत भ्रष्टाचार में जब बाबू हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे पीसीएस ऑफिसर हो, चाहे कोई आईएफएस ऑफिसर हो, यहाँ पर उसकी बिल्कुल भी किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। और आपने देखा भी होगा इससे पहले कि जब 2 आईएफएस ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया और आज आप ये देख रहे हो, तमाम अखबार भी छाप रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और जिस वाक्य को उसने बोला था उसको उसने धरातल पर करके दिखाया है। और आने वाले समय में भी सबके लिए एक संदेश है कि चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसके लिए केवल एक ही जगह होगी, वो जेल की सलाखों के पीछे जगह होगी। और हमारा एक ध्येय यही है कि इस प्रकार से उत्तराखंड की जनता को एक विकास के पथ पर लिया जाए, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको कैसे पूर्ण किया जाए और आने वाले समय में जो जिस प्रकार से उत्तराखंड में एक
पहले सत्र में जब महामहिम राज्यपाल का उद्बोधन हुआ था, उन्होंने एक दिशा दी थी कि उत्तराखंड को किस दिशा में बढ़ना चाहिए। उस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अब पिछले 3 महीनों में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया हो, चाहे बुजुर्गों के, दिव्यांगों के, चाहे आपने देखा हो हमने डबल इंजन की सरकार का जो नारा दिया है, उसी के अंतर्गत हम जिस प्रकार से यहाँ पर, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ यशी जी, हमारे स्रोत लिमिटेड है उत्तराखंड के अंदर, मगर जो केंद्र की जो योजनाएं यहाँ पर चल रही है उसका 100% लाभ लेना चाहते हैं। और अंततः में यही सत्यवीर जी रुक जाइए, मैं आगे इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। और भी मेहमान हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले इस मुद्दे पर, फिर आगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। राजकुमार अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ कहना है आपको, जो आज रामविलास यादव को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस के शासन में इससे पहले इस तरीके की कोई गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं की गई थी। धन्यवाद। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्रों को कहना चाहूंगा जी कि आज हम लोगों की स्थिति इन IAS अधिकारियों के सामने एक याचक की है, इंक्लूडिंग योर मुख्यमंत्री। हम लोग याचक हैं इन IAS अधिकारी की, जो अपने पूरा एक इनका एसोसिएशन है। इन लोगों ने पूरे उत्तराखंड में कब्जा कर रखा है। उत्तराखंड का दोहन जिस तरह से इन्होंने किया है, सारी योजनाएं सिर्फ इनके लिए बनती हैं। रामविलास यादव जी की जो IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उसका श्रेय लेने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड की सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है। इन पर बहुत ज्यादा दबाव था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इन पे दबाव था। इनकी जांच चल रही थी, जिसमें शुद्ध रूप से पाया गया था कि ये IAS संपत्ति में 500 अधिक गुना इनके पास संपत्ति प्राप्त की गई। उसके बाद इनका ट्रांसफर और इनको पद दिया गया, तो उसको उत्तराखंड की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जिसमें पहले से चार्जशीट हो चुके थे, उसकी गिरफ्तारी तय थी, आज नहीं कल होनी चाहिए थी, वो हुई। ये उत्तराधिकारी है जो उत्तराखंड में गिरफ्तार हुआ है। इसको उत्तराखंड सरकार को श्रेय लेने का कोई हक नहीं है। आपके यहाँ सैकड़ों IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, PCS अधिकारी खुली दुकान लेकर बैठे हैं भ्रष्टाचार की। यहाँ पर आप उनके खिलाफ कार्रवाई करके कुछ बताइए। आपके यहाँ जब रिटायर्ड हो जाता है तो उसके बाद उसको नियुक्ति दी जाती है। कौन कितना मुख्यमंत्री के लिए दोहन का काम करता है, जो स्कीम आती है तब फायदा IAS अधिकारी अपने रिश्तेदारों को अपनों को देता है, फिर मुख्यमंत्री और तत्कालीन जो राज्य सरकार होती है उसके रिश्तेदारों को देता है। जनता को उसका लाभ मिलता ही है। ये IAS एसोसिएशन, PC एसोसिएशन, जितने भी IPS लोग हैं, सिर्फ ये अपने रिश्तेदारों की अपनी पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। आप एक अधिकारी बताइए जो उत्तराखंड के लिए लगातार ईमानदारी से काम कर रहा है। राजकुमार जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास, सबसे प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं, उसके बाद विस्तार से बात करते हैं इस पर। संगीता जी, क्या कुछ कहना है आपको? बहुत कम शब्दों में चाहूंगी कि अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। यशी जी, देखिए, जिसके लिए ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो अगर भाजपा से मेरे बहुत से सवाल हैं जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि यदि ये करप्ट थे और ये कह रहे हैं आज हमने ये एक्शन लिया है, तो ये 8 साल तक लगातार समाज कल्याण विभाग में कैसे बने रहे? इनके मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन उनका तबादला नहीं हुआ, तो किसका संरक्षण उनके ऊपर था? कौन सियासी रसूखदार था जिनका हाथ उनके ऊपर था, जिसके कारण वो 8 साल तक समाज कल्याण विभाग में बने रहते हैं? छात्रवृत्ति का एक बड़ा घोटाला होता है और उस समय एक निजी ऋण 5.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं और जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। तो ऐसे बहुत से कॉलेज, निजी कॉलेजों को उन्होंने पैसा दिया, तो उस पर जांच भी बिठाई जाती है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है इनसे, क्या वो 5.5 करोड़ रुपया आप वापस ले पाए? सरकार के खाते में वो पैसा आ पाया? तो बहुत से, लेकिन ये अपनी पेट थपथपाने में लगे हुए हैं बस। तो रामविलास यादव जैसे एक नहीं, ये तो इस तालाब की केवल एक मछली है। ऐसी बहुत सी मछलियां उत्तराखंड में है जो भ्रष्टाचार लगातार कर रही हैं, और उत्तराखंड के भ्रष्टाचार के कारण ही जो आज इतना कर्ज उत्तराखंड पर चढ़ा हुआ है और उत्तराखंड के विकास की गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, ये ऐसी मछलियां ही कर रही है। तो एक रामविलास पासवान जी तो गिरफ्तार हो गए, बहुत अच्छी बात है कि उन पर शिकंजा कसा गया, वो भी यूपी और हाई कोर्ट की बदौलत, ना कि उत्तराखंड की सरकार की बदौलत। और दूसरी चीज, अभी ऐसी और जो मछलियां हैं, हमारे जो सत्यवीर भाई जी हैं वो बता दें, 22 सालों में अगर किसी भी नेता पर या किसी भी ऐसे IAS अफसर पर कोई शिकंजा कसा गया हो और कार्रवाई हुई हो, किसी एक का भी नाम बता दे तो मैं मानूंगी कि ये धामी सरकार का बहुत बड़ा स्टंट। चलिए ठीक है संगीता जी। PC थपलियाल जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, अगर एक यादव क्या
यहाँ तो हर साग पे उल्लू बैठा हुआ है। कई यादव बैठे हुए हैं। एक यादव पकड़ा गया, वो भी यूपी के एक्शंस के कारण, क्योंकि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मोड ऑफ ऑपरेंडी अलग है। हमारे मुख्यमंत्री की कई कुछ जिम्मेदारियां हैं जो केंद्र से बंधी हुई हैं, उनको कलेक्शन करके भी देना होता है इस राज्य से, जो यूपी को नहीं देना पड़ता। ये सब चीज हम लोग समझते हैं। यूं ये कहना कि हम बहुत पाक साफ हैं, ये बहुत बड़ा मजाक है देवभूमि के लोगों के आगे ये बोलना, क्योंकि हम लोग सब देख रहे हैं कि एक पार्टी इतनी अकूत संपदा की मालिक बन गई है कि जिसके जब बॉन्ड हैं, वो जिन बॉन्डों को वो लेकर पूंजीपतियों से जो उसने संपदा इकट्ठी की है, और किस तरह से वो आजकल विधायकों की खरीद फरोख्त करके नंगा नाच करते हैं, किस तरह से वो भ्रष्ट लोगों को, उनके लिए तो वरदान हो गया है भ्रष्टाचार, इनके लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है। आप जो महाराष्ट्र की सरकार गिर रही है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है। जितने भ्रष्टाचारी नेता रहे हैं वो ईडी के शिकंजे के माध्यम से, एक मछली नहीं पकड़ते जैसे, ऐसा ईडी का धागा इन्होंने छोड़ा हुआ है और उससे पकड़ पकड़ के अपने यहाँ लाते हैं और लोगों के नजर में आ रहे। हम तो बिल्कुल साफ, बहुत पाक साफ है। जैसे वो नहीं होता, वो बैठा रहता है वहां पे तालाब के किनारे मच्छी पकड़ने के लिए, उसी तरह से ये लोग बहुत साथी ढंग से, इनकी ऑपरेंडी जो है, वर्किंग जो है वो बिल्कुल अलग है। पहले जो कार्यपालिका और विधायिका के अंदर जो एक गठबंधन बन चुका है माफियों के साथ मिलकर, उसको तोड़ना वो आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी लूट पूरे देश में मची हुई है और उस लूट का जो उनका तरीका है भारतीय जनता पार्टी ने अलग अपना लिया है। उन्होंने, आप देख नहीं रहे हो कि किस तरह से वो अपराधियों को छोड़ दे रहे हैं, किस तरह से वो बड़े बड़े जो हमारे संसाधन हैं वो पर्टिकुलर पूंजीपति के हाथ में दे रहे हैं। वहां जो आज जिस तरह से सबसे धनवान पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी बनी है तो यूं ही नहीं बनी है, जिन्होंने इस देश के खजाने में भी लूट बचाकर अपना खजाना भरा है। इन्होंने शत्रु जमीनियों को भी अपने लूट के अपने हेडक्वार्टर यहां उत्तराखंड में बना रहे हैं। ये लोग ऐसे सिस्टम है, डकैत कहूं मैं तो वो भी कम होगा, महाडकैत पूरे ऐसे ही बड़े बड़े जहाजों में नहीं उड़ रहे हैं ये लोग। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेशुमार दौलत, बेशुमार भव्य स्वरूप है, उसको देखकर हर भारतीय दंग है। और इसलिए इस व्यवस्था को परिवर्तन के लिए बहुत बड़ी ताकत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने तमाम राजनीतिक दल बौने कर दिए हैं, बौने। आपने देखा होगा कि जब से इन्होंने ये नोटबंदी की थी, नोटबंदी इनको किसी आतंकवादी गतिविधियों को दूर करने के लिए नहीं, अपने विपक्षी राजनीतिक दलों को खत्म करने के लिए इन्होंने नोटबंदी की थी। इसलिए ऐसी राजनीति जो ये साहब हम बहुत ही सात्विक हैं, बहुत ही धार्मिक हैं, वो निश्चित रूप से इतना बड़ा झूठ परोस रहे हैं कि जिसको पचाना बहुत कठिन होगा। ठीक है तो बलियार साहब, वापस आऊंगी मैं आपके पास। नरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र जी, यहाँ पर आपने सभी को सुन लिया और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तरफ जहाँ सरकार रामविलास जो जेल गए हैं इसको लेकर अपनी पीठ थपथपा रही, तुम्हें विपक्ष का कहना है कि विपक्ष का वही साफ कहना है कि भाई पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं, ये तो यूपी की कार्रवाई है जो उत्तराखंड में जिसकी जांच की आंच पहुंची हुई है। यशी जी, देखिए सबसे पहले तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं जी, जो मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के, जिन्होंने इतना साहसिक कदम उठाया है एक आईएएस को जेल भेजने का, सर्वप्रथम वो बधाई के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष को अगर इस पे कोई सराहना नहीं करनी मुख्यमंत्री की, तो मुझे लगता है कि आलोचना भी नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का कहने का क्या मतलब है कि उसको मतलब गलत जेल भेज दिया है? अगर जेल भेज दिया तो क्या वापस बुलाना है उनको? तो इनसे एप्लीकेशन ले ली जाए, दरखास्त की ये निर्दोष हैं रामविलास, इनको रिहा कर दिया जाए, अगर विपक्ष इस तरीके का रोल चाहता है तो। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, इस देश का, कि यहां पे 10,000 रुपए रिश्वत लेने वाला पटवारी जो है वो 6 महीने जेल रह के आ जाता है, और 100 करोड़ 200 करोड़ का घोटाले करने वाला वो कुछ दिन ही जेल की सलाखों के पीछे के बाद से फिर वापस बाहर निकल आता है। तो ये एक आम जन के बीच में एक बहुत ऐसा सवाल है
उनको कुंठित करता है जनता को कि यहां पे दो पैमाने क्यों हैं। विश्व के 14 देश ऐसे हैं यशी जहां पे आर्थिक अपराधों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है जी। आप आर्थिक अपराध करते हैं तो आपको अलग अलग तरीके से, फांसी भी है, कुर्सी पे बैठ के शूट करने का प्रावधान है। मैं सैल्यूट करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक अलग तर्ज पर, जहां कानून थोड़ा ढीला पड़ पा रहा था और अपराधियों पर और दंगइयों पर नकेल कसने के लिए, तो उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई चलाई। मैं बुलडोजर कार्रवाई के अगर 10 में से 9 गुण हैं, एक अवगुण है, लेकिन एक अवगुण को किनारे कर देना चाहिए। 10 जो गुण हैं उसके कम से कम जो माफिया थे, दंगई थे, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग थे, वो कम से कम शांत हुए। और मेरा यह मानना है कि रामविलास जैसे आर्थिक अपराधी, इन लोगों के जहां जहां भी आशियाने हैं, मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर इनके आशियानों को भी 48 घंटे के भीतर धराशायी करके इसको मलबे में परिवर्तित किया जाए, ताकि लोगों में यह संदेश जाए और ऐसे आईएएस जो अभी भी धन लालसा में जुटे हुए हैं उनको सबक मिले और वो अपनी करतूतों से बाज आएं और इस प्रदेश को लूटने से बचा सकें। रामविलास जैसी दीमक का समूल नाश हो सके और रामविलास जैसे और न पनपे, एक उदाहरण प्रस्तुत हो। इस तरीके का कठोर एक कदम उठाना चाहिए। विपक्ष को मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इसके ऊपर किसी प्रकार की राजनीति ना करके सरकार के अच्छे कार्य में कदम से कदम मिलाकर उनको एक बार सराहना जरूर करनी चाहिए कि एक भ्रष्ट आईएएस को अगर जेल भेजा है तो वो उसकी पैरवी करने के लिए ना उतरे। कम से कम अगर सराहना नहीं करनी तो खामोश रहें। जी यशी। बिल्कुल नरेंद्र जी। सत्यवीर जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यवीर जी, क्या कुछ कहना है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। यहाँ पर आपने प्रतिमा जी को सुना होगा, प्रतिमा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई, दबाव में आकर सरकार ने ये फैसला लिया है निलंबित करने का। इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपको? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं रह गया, वो एक प्राइवेट लिमिटेड किसी एक परिवार का बन के रह गया है। और अपने आत्महित और घोटालों का जिस प्रकार से उन्होंने लगातार पिछले, आप चाहे केंद्र सरकार में ले लो चाहे हरीश रावत के, जिस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड में आपने ऑडियो वीडियो देखे होंगे, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कौन करप्शन के खिलाफ है और कौन करप्शन के साथ है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने कोर्ट की बात करी है, वो तो अगर आप चाहे इंदिरा गांधी के जमाने का उठा लें, चाहे आप अभी जिस प्रकार से इनके ऊपर अभी कार्रवाई हो रही है ईडी की, उस प्रकार से देख लें कि भाई कौन किस प्रकार से काम कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, विपक्ष का जो रोल होता है कि भाई एक सत्ताधारी पार्टी है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विपक्ष जो होता है एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब सरकार बन जाती है उसका भी एक दायित्व बनता है, उसका एक कर्तव्य बनता है कि सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है कि सही दिशा में नहीं बढ़ रही है कि या नहीं बढ़ रही है। अगर आज इस प्रकार का फैसला अगर पुष्कर सिंह धामी जी ने बोल्ड नेतृत्व के कारण और जो उनके युवा चेहरे के कारण एक यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जनमानस के अंदर विश्वास जगा है कि अगर इस राज्य को अगर आगे बढ़ा सकता है, गरीबों के हितों की कोई बात कर सकता है और यहाँ की महिलाओं की, युवाओं की चिंता कोई कर सकता है, यहाँ पर पहाड़ों में जिस प्रकार की स्थिति है उसको कोई अगर सही कर सकता है, वो एक ऐसा नेतृत्व भाजपा ने दिया है। तो आप कांग्रेस को तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उन्हें भी उसे कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। अगर वो कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आने वाले समय भी उनके लिए अच्छा होगा। नहीं तो जिस प्रकार से आप स्थितियां देख रहे हो कि महाराष्ट्र के अंदर भी आज वो स्थिति आ गई है कि इन्हें एक गठबंधन के अंदर जो गठबंधन का धर्म निभाना था वो निभा नहीं पाए। आपने तो देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दलों के साथ मिलकर किस प्रकार से देश का नेतृत्व किया और देश की जो विकास की धारा दी वो आज भी एक स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। वहां तो मात्र 3 ऐसे दल थे जो महाराष्ट्र को चलाना था, एक छोटे से राज्य को। मगर मैं इतना इनके लिए तो मात्र इतना कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के लिए
आज हमारे ऊपर छींटाकाशी कर रहे हैं। इनके सत्येंद्र जैन, अगर उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है और वो कह रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई, इस प्रकार के तो मंत्री बना रखे। अब जिसकी याददाश्त ही नहीं है तो सोचो वो फाइलों पे क्या करता होगा वहां की जनता की। और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विभाग उनका है, और दिल्ली में आप देख सकते हो कि स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट इश्यूज है वहां पर, कितना आप देख सकते हो कितने लोग वहां रहते हैं। अगर वो इस प्रकार के मंत्रियों को बना के रख रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि ये किस प्रकार की वहां सरकार चला रहे हैं। गोपाल राय इनके परिवहन मंत्री, उनको परिवहन विभाग छोड़ना पड़ा। इनके राशन मंत्री, इनको राशन, आपने देखा हो किस प्रकार की स्थिति वहां थी। अब पंजाब में इनकी नई नवेली सरकार आई है, हमने इनको बधाई दी जब इनकी सरकार आई, मगर आपने देखा होगा वहां एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है, उसको गोलियों से भून दिया गया, फिर मूसेवाला उसको गोलियों से भुना दिया। इस प्रकार से अनेकों सैकड़ों मृत्यु वहां पर हो गई है। मगर आप यहां देख लीजिए उत्तराखंड के अंदर एक भी ऐसा मामला नहीं है। निरंतर पिछले तीन महीनों से आपने देखा होगा कि करप्शन के विरुद्ध कितनी हमने कठोर कार्रवाई की है, चाहे वो IFS ऑफिसर हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो। आने वाले समय में और मैं एक और ऐसी चीज आपको कहना चाहूंगा, जो संस्थागत भ्रष्टाचार है वो एकदम से नहीं दिखता है, क्योंकि संस्थाएं इनके हाथों में होती हैं, लगभग सारी कार्रवाई एक करते हैं। तो जब ये बाहर निकल के आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही उसके समक्ष आया और ये कार्रवाई करी। सत्यवीर जी देखिए, बहुत सवाल हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी बहुत सवाल है। अभी कल ही हम लोग डिबेट कर रहे थे जिसमें अफसरशाही किस तरीके से हावी हो रही है सरकार पर, इस पर भी बातचीत कर रहे थे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं IAS अफसर रामविलास यादव की, जिनकी आय से अधिक 500 गुना ज्यादा संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की पूछताछ में सहयोग नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा आदेश के बाद रामविलास यादव विजिलेंस पहुंचे थे और 13 घंटे की पूछताछ के बाद और ठीक तरीके से जवाब न देने के बाद विजिलेंस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे कितने रामविलास हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में हैं और उन पर कार्रवाई की जरूरत है, और चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, ये सवाल आपसे है सीधे सीधे कि भाई ऐसे कई रामविलास हैं जो इस वक्त उत्तराखंड में मौजूद हैं, और अब सरकार की क्या आगे रणनीति होगी कि ऐसे रामविलासों को ढूंढ कर लाना है, उनकी जो संपत्ति है उसकी जांच करनी है, और किस तरीके से कार्रवाई होगी इस पर ध्यान देना है। यशी जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी सरकार को उसके संज्ञान में ऐसे विषय आएंगे, आप देखोगे निरंतर उन पर कार्रवाई होती रहेगी। और जो ये खून पसीने की कमाई है, ये गरीबों के हित में और उत्तराखंड के विकास के हित में लगाया जाएगा। किसी को भी इसको बख्शने का काम नहीं किया जाएगा। कोई अपने ऐशो आराम के लिए इस पैसे को यूज करे। और मैं निरंतर कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो निरंतर योजनाएं केंद्र के माध्यम से ला रहे हैं, और उन योजनाओं को धरातल पे उतारने के लिए हमारे मंत्री, विधायक और सभी लगे हुए हैं, उसके प्रचार प्रसार में हमारा संगठन लगा हुआ है। और आपको आने वाले समय में जो हमने अपने दृष्टि पत्र में कहा है कि उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड, खुशहाल उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड,
वो देखने को मिलेगा। पिछले 5 सालों में हमने अपना पूर्ण प्रयास किया और जो संकल्प हमने अपने हाथों में लिया है उसको जब तक पूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य विकास की चोटी पर नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम निरंतर जनता से संपर्क और उनके संवाद से बने हुए हैं कि उनसे भी हमें जो सूचनाएं मिलेगी कि भाई कहां पर क्या दिक्कतें हैं, संस्थागत क्या दिक्कतें हैं, कर्मचारी कहां दिक्कत कर रहा है, बाबू कहां दिक्कत कर रहा है और आपके यहाँ ये जो सब सरकार के द्वारा सुविधाएं दी गई है वो आप तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, उस और हम आगे बढ़ते जाएंगे। और मीडिया के माध्यम से भी एक अहम रोल हो जाता है कि अगर वो भी सूचना का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर वहां से भी हमें किसी तरह का इनपुट मिलता है हम उसका वेलकम करेंगे और तुरंत उस पर जिस प्रकार से भी कार्रवाई की गई है उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। कोई इस तरह के कोई भी रामविलास पासवान उत्तराखंड के अंदर नहीं पनप पाएंगे। ठीक है, संगीता जी क्या कुछ कहना है आपको? सत्यवीर जी ने अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जी। यशी जी, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जो 500 गुना संपत्ति अर्जित की है उन्होंने वो एक दिन में नहीं हुई होगी जी। तो यदि किसकी शय में ये इतना बड़ा काम हो रहा था, समाज कल्याण विभाग के मंत्री क्या उस समय सोए हुए थे? उनको ये भनक नहीं थी कि उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा काम हो रहा है। और जब आप 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट है जी और यूपी सरकार जब इस पर पूरी अपनी कार्यवाही करती है तब वो इसका आदेश जारी करती है जी। और जिस समय उन पर 2019 में विजिलेंस जांच चल रही थी तो उस समय उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया गया? विजिलेंस जांच कोई छोटी मोटी जांच नहीं होती है। देखिए, आरोप तो हम किसी पर भी लगा सकते हैं। अभी मैं सत्यवीर भाई पर कोई आरोप लगा दूं या मैं राजकुमार जी पर कोई आरोप लगा दूं, लेकिन विजिलेंस जांच होना, जब वो जांच चल रही हो उस समय में आप एक अधिकारी को यथावत बनाए रखते हैं और उन्हें निलंबित नहीं करते हैं, तो ये संशय नहीं है क्या इस सरकार के ऊपर कि आपके जो भी मुख्यमंत्री उस समय थे उन्होंने क्या जिम्मेदारी का निर्वहन किया? क्या उनको उसी समय निलंबित नहीं कर देना चाहिए था? तो किसी के शय से ही इतना बड़ा काम हो रहा था। कोई जो IAS अधिकारी है वो बिना नेताओं की शह के क्या इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कर लेंगे? सत्यवीर जी जवाब दीजिए। कर लेंगे तो इसमें देखिए हाथ तो सबके लिप्त हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि जब नेताओं के नाम सामने आएंगे, जब भी आपने यशी जी देखा होगा उत्तराखंड में ये कोई पहला घोटाला नहीं है, चाहे हम सहकारिता विभाग का घोटाला देखें और जो छात्रवृत्ति घोटाला हुआ था उसमें भी इनके मंत्री जी जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बेटे का नाम सामने आया था, लेकिन क्या कार्रवाई हुई या जांच हुई? तो देखिए, जब भी नेताओं के या मंत्रियों के नाम सामने आए हैं कभी भी उत्तराखंड में जांच देखने को या किसी भी मंत्री को आपने जेल जाते हुए नहीं देखा होगा। और भ्रष्टाचार चाहे वो निशंक के समय हो, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी के समय हो, चाहे हम भेजा बीज घोटाला देखें, अभी सहकारिता विभाग का घोटाला देखें, एम्स में भर्ती घोटाला देखें, तो घोटालों की लिस्ट उत्तराखंड में बहुत लंबी है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार की बात करना, लेकिन जीरो टॉलरेंस की सरकार की नाक के नीचे ये सब होना, ये दोनों बहुत बड़े सवाल उठाते हैं कि आप एक किसी IAS अधिकारी को जब उसको निलंबित कर देते हैं और आज वो पकड़ में आ जाता है तो आप उसका सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं जो आपका नहीं है। अगर ये मैं अभी शेट्टी जी ने जिस तरह से कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, वो अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन देखिए पिछली सरकार भी बीजेपी की ही सरकार थी, दूसरे की सरकार नहीं थी। तो यदि ये काम पहले हुआ होता तो हम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी को मानते कि उनकी सरकार में ये काम हुआ है, लेकिन ये जब लगातार यूपी सरकार का प्रेशर उन पे पड़ रहा था तब ये काम हुआ है, इसलिए इनको ये पूरा क्रेडिट लेने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी बात है IAS ऑफिसर पकड़ा गया, लेकिन अब आगे आप देखिएगा क्या मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में और कितने IAS ऑफिसर और नेता पकड़े जाते हैं। सत्यवीर जी जवाब दीजिए। जहाँ भी कोई रुकिए संगीता जी रुक जाइए, संगीता जी रुक जाइए, जवाब लेते चलते हैं। सत्यवीर जी, हम आंख से आंख मिलाने वाले व्यक्ति है, प्रेशर में काम करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो पहले आप स्पष्ट सुन लीजिए। दूसरा, आपने कहा कि किसी के ऊपर जांच चल रही हो तो उसको निलंबन करना चाहिए। मैं हमने तो निलंबन भी किया, चाहे IAS ऑफिसर हो चाहे अभी आग निलंबन की बात सुन ली, आप सुन लीजिए। आप इतना 15 मिनट बोल रही है, बड़ा अच्छा भाषण दे दिया आपने। आपके मंत्री जी ये सवाल पूछे जा रहे हैं सत्यवीर जी, भाषण तो आप देते हैं बैठकर। अगर आप सवाल देते तो आप ये बोलते ना कि जो सत्येंद्र जैन जी है, जो जिनके ऊपर ED की कार्रवाई है, कि वो कह रहे हैं कि मुझे आजाद चली गई है, तो उनको सबसे पहले आपको निलंबित चाहिए था। दूसरे को उपदेश देने से पहले अपने घर को देखना चाहिए,
फिर दूसरे को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी लगातार खनन प्रेमी मुख्यमंत्री कहा गया है, लगातार खनन प्रेमी मुख्यमंत्री कहा गया है। सत्यवीर जी, कल भी आप डिबेट में थे और कल भी आपने ऐसे ही समय खराब किया था डिबेट का। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आप सीधे सीधे विपक्ष की और कमियां खामियां गिनाने लग जाते हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, सत्ता में आप है तो जवाब भी आप ही देंगे ना। आप क्यों हमेशा आम आदमी पार्टी में सत्येंद्र जैन को की जो जांच हो रही है उसको लेकर बात करें? आप महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, आप सडनली सोनिया गांधी राहुल गांधी तक पहुंच जाते हैं। आप उत्तराखंड में क्या हो रहा है उसकी जवाबदेही क्यों सुनिश्चित नहीं करते? अरे इससे ज्यादा सुनिश्चित क्या होगी यशी जी? हम कह रहे आईएएस ऑफिसरों को निलंबित कर दिया। क्या आईएएस ऑफिसर बहुत छोटा होता है क्या? आईएएस ऑफिसर को आज कार्रवाई हो रही है। रुक जाइए सत्यवीर जी से गीता जी, नरेंद्र जी कुछ कह रहे थे। नरेंद्र जी, मैं ये सत्यवीर जी हूं, देखिए थपलियाल जी चाहे संगीता जी जैसे बता रहे थे आप, मैं इतना कहना चाहूंगा कि सबसे पहले रामविलास का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और लाई डिटेक्टर टेस्ट में यह पता लगना चाहिए कि उसके संरक्षक कौन थे, उसको पालने वाले कौन थे। हम तो कहते हैं चलिए आर्थिक अपराधी एक गुरखा पकड़ा गया जी, लेकिन इसको शय देने वाले बाकी गैंगस्टर कौन थे, उन सब को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। उनको भी वहीं सुद्धोवाला जेल भेजा जाना चाहिए जहां रामविलास को भेजा है। रामविलास अकेले क्यों जाएं जेल? रामविलास ने निसंदेह बिल्कुल अपनी अकूत जो ये रिश्वत का और घोटालों का जो पैसा है इसमें भागीदार बनाया होगा, मंत्रियों को भी बनाया होगा और मुख्यमंत्री को भी बनाया होगा और अन्य अधिकारियों को भी बनाया होगा जी। रामविलास पासवान का जिस समय लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और यह पता चल जाएगा कि इस पूरे तालाब में कितनी मछलियां उसका साथ दे रही थी, तो उसके साथ में उनको भी उसी स्थान पर, गंतव्य स्थान पर भेजा जाना चाहिए जिस गंतव्य स्थान पर आज रामविलास पासवान गए हैं। जी यशी। सत्यवीर जी, क्रिमिनल प्रोसीजर के जितने चेंजेस आए और सभी पुलिस सारे प्रदेशों को वो गाइडलाइन दी गई है, आप देखेंगे उसमें ये सब चीजें इन्वॉल्व है और मैं कहना चाहता हूं सभी को उसका स्वागत करना चाहिए और जो जिसकी भी जो दुविधाएं हैं वो सारी दूर हो जाएगी। ये सब विषय तब नहीं उठेंगे। अभी गृह मंत्री जी ने उसको पार्लियामेंट में 2 दिन तक बड़ा सही ढंग से उसको समझाया कि नए क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस आई है और किस प्रकार से यहाँ का अपराधी वहां पकड़ा जाएगा, यहाँ का अपराधी पकड़ा जाएगा, सारा रिकॉर्ड उसके पास रहेगा। तो जो नए क्रिमिनल प्रोसीजर आया है वो उसका सभी को स्वागत करना चाहिए। सत्यवीर जी, यहाँ नरेंद्र जी बात कर रहे थे लाई डिटेक्टर टेस्ट की, वो बात कर रहे थे कि भाई पाल कौन रहा था रामविलास यादव को? देखो अगर आप कहना चाहते हो कि रामविलास यादव को कौन पाल रहा था, ये जब उसकी जांच होगी उसमें एक एक तथ्य सामने आएगा, वो सभी के सामने रखा जाएगा और पता चल जाएगा कौन कौन उससे मिला था, कौन कौन नहीं मिला था। अभी प्रथम दृष्टया जो उनके पास मिला वो उन पे कार्रवाई की जा रही है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा नलिन जी, पहले 3rd डिग्री का जो प्रोसीजर था वो उसको समाप्त करके अब आप देखोगे जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है, लाइव डिटेक्टर को। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जो कि नए क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐड किए गए। और मैं यशी जी इतना ही कहना चाहूंगा, हमारी सरकार पिछले 5 साल में बिना भ्रष्टाचार के चली है और अब भी भ्रष्टाचार चली है। और मैं कहना चाहूंगा एक राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, एक संस्थागत भ्रष्टाचार होता है। एक भी मंत्री या विधायक पे हमारे पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है और संस्थागत भ्रष्टाचार में जो सामने आएगा उसको कोई बख्शा नहीं चाहेगा। मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दोनों आईएएस ऑफिसरों का आईएफएस ऑफिसरों का निलंबन हुआ, इस प्रकार रामविलास का हुआ और तथ्य सामने जैसे जैसे आएंगे वो सब आपके सामने आते जाएंगे। हम वो सरकार नहीं है कि उत्तराखंड की मुख्यमंत्री आवास को शर्मसार होना पड़े और सीबीआई जांच के पास हरीश रावत को जाना पड़े। सत्यवीर जी, सवाल यही था आपसे और डिबेट का आज मुख्य विषय यही था। रुक जाइए सत्यवीर जी, रुक जाइए। सवाल यही था आपसे कि 4 साल उत्तराखंड आए हुए हैं रामविलास यादव को और उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और आप मुझे ये बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 4 साल से एक व्यक्ति ने 1.5 दर्जन से ज्यादा संपत्तियां जो हैं वो बना डाली। कैसे बना डाली, कैसे भनक नहीं लगी? यही तो सवाल था, इसका जवाब आप अभी तक नहीं दे पाए। उसके बाद आप सत्येंद्र जैन और फिर सोनिया गांधी की बात करने लगते हैं। अगर ये देखो यशी जी, आप कह रहे कि बात लगे, अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते, मैंने आपको पहले ही बताया आत्महित और घोटाले कांग्रेस का हिस्सा बन गया था कि किस प्रकार से अपना हित साधा जाए। इसीलिए मैं वहां तक गया और जिस प्रकार की आज पूरे देश में उन्होंने एक अपने पार्टी के नेतृत्व को बचाने की जो कि कोर्ट के माध्यम से, हम नहीं गए कोर्ट में, जिस प्रकार से 2010 में उस समय हमारी पार्टी में भी नहीं थे सुब्रमण्यम स्वामी जी,
जिस प्रकार से उन्होंने कोर्ट में गए थे, तो इसलिए मैंने इस विषय को उठाया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, अगर उत्तराखंड पे रहना चाहते हो तो हरीश रावत के समय पे आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत उठाया था, डैनिश से लेके, रेता से लेके, बजरी से लेके, लकड़ी से लेके जो मुद्दे उठाए थे, वो आज मुद्दे फिर से बने हुए हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड का उस समय हनन किया गया, किस प्रकार से उत्तराखंड को शर्मसार किया। और 5 साल में आपको एक बार भी देखने को नहीं मिला होगा, ना इस समय देखने को मिला होगा पिछले 3 महीनों में। कार्रवाई को आप समझिए, ईडी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है। अगर एक कंपनी मेरी शुरू की है, अगर मैं अपना पैसा दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहा हूं और उसके डायरेक्टर्स वहां पे उसमें सेम है, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई ईडी के द्वारा केंद्र सरकार कर रही है इस समय। और रही आपके यहाँ, आप कह रहे हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने भ्रष्ट IAS अधिकारी को गिरफ्तार करवाया, तो आपके यहाँ बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको गिरफ्तार करवाने की हिम्मत कीजिए ना। आपके बहुत सारे भ्रष्ट IPS अधिकारी जिनकी मैंने देता हूँ आपको भ्रष्ट, आप उनको करवाइए गिरफ्तार। आपके यहाँ पे खनन घोटाला हुआ, आपके यहाँ नेशनल हाईवे घोटाला हुआ, आपके यहाँ शिक्षा छात्रवृत्ति का इतना बड़ा घोटाला हुआ जो पूरे देश में सबसे बड़ा घोटाला उत्तराखंड में हुआ। किस IAS अधिकारी को आपने जेल भेजा? आप बताइए। आपके जितने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो कॉलेज थे, उनको भी आपने साफ साफ उसमें बचा दिया। सत्यवीर जी जवाब दीजिए। यशी जी, मैं एक नाम बताना चाहूंगा, छात्रवृत्ति घोटाला का और सहकारिता का यहाँ पर नाम है, इसका स्वयं हमने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करी। और मैं छात्रवृत्ति घोटाले की इनको बात, छात्रवृत्ति घोटाले की बात कर दूं, एक वहां पर बाबू था, उसकी 3 बार, जब तीसरी बेइज्जती हुई तो जब उससे बयानात हुए तो उसकी स्थिति ऐसी हुई कि आप सबको पता है कि उसका रिजल्ट है। और निरंतर उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो सामने आ रहा है उससे कार्रवाई होती जा रही है। ये नाम बता रहा हूं। आप बताइए, कांग्रेस के समय में कोई भी ऐसी कार्रवाई की गई हो कि स्वतः संज्ञान लिया गया हो, अगर सरकार के संज्ञान में आया हो कि इस प्रकार की चीजें घटित हुई हो, वो हमारी सरकार में ही संभव हो पाया है कि हमने छात्रवृत्ति घोटाले भी और सहकारिता पे भी हमने संज्ञान लेते हुए उस पर जांच बिठाई और निरंतर उस पर जो गिरफ्तारियां हो रही है, गिरफ्तारियां लगातार चल रही है। और आपने देखा होगा जब कोविड का काल आया तो उस समय भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 20 साल से जो भ्रष्टाचार फैलाने वाले IAS अधिकारी ये हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप नाम बताइए ना, इनके खिलाफ। अगर जो रामविलास पासवान IAS ऑफिसर नहीं है, IFS के 2 अधिकारी, वो अधिकारी नहीं है, और छात्रवृत्ति घोटाले में तो सामने आए वो अधिकारी नहीं है। आप कैसी बात करते हो? पहले अपडेट होकर आया करो, आया करो। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ यशी जी, ये सरकार बिना जीरो टॉलरेंस के साथ चलने वाली सरकार है। एक बार भी ऐसा निर्णय नहीं आया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार देखने को मिला हो। संस्थागत भ्रष्टाचार जैसे जैसे हमारे सामने आ रहा है, हमने उस पर तुरंत कार्रवाई करी है, चाहे प्रेम जी के समय पे हो, चाहे धामी जी के समय पे हो, हमने निरंतर कार्रवाई करी है और आगे भी ये कर्म जारी रहता रहेगा। और कांग्रेस की बेचैनी बढ़ती जाएगी कि इस प्रकार से ये सुशासन का अनुपालन करने वाली सरकार है, वो निरंतर कार्य कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमने अपने दृष्टिपत्र में कहा है कि ये सरकार निरंतर जनता के बीच में रहेगी, जनता से नहीं कटेगी, वो जनता के बीच में ही रहकर हम निरंतर कार्य करेंगे और वो कार्य होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा भी 13 ऐसी योजनाओं का जो ऊर्जा से संबंधित है, उनका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया कि प्रकाश का ऊर्जा प्रदेश बनाया जाए, उस और कार्य कर रहे हैं। उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? अरे हमने कार्रवाई हुई है, हमने जो कार्य किए हैं वो निरंतर कर रहे हैं। और जिस प्रकार के भी सामने मीडिया भी दिखा रही है और मीडिया भी उसकी प्रशंसा कर रही है और जनता की प्रशंसा कर रही है, और आने वाले समय पे भी इसी प्रकार से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की, आके गाजियाबाद में दूसरा इनसे ये पूछिए यशी जी, अगर निरंतर ये बात कर रहे हैं कि 19 विधायक जो कांग्रेस के हैं उत्तराखंड के प्रति उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहे, वो 10 जनपद पे जाके क्या कर रहे हैं? 10 जनपद पे कांग्रेस चलती है, तो 10 जनपद पे चलती है क्या उत्तराखंड के विधायकों की कांग्रेस, या यहाँ पर चलती है? आप ही बताइए कि क्या वहां पर उनका क्या चल रहा है इस समय? क्या पुराने घोटाले जो उन्होंने किया उसको छुपाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? ये 10 जनपद पे सारे जाके बैठे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं यशी जी, इस देश में अगर सबसे बड़ा घोटाला हुआ है महाराष्ट्र में, जब कांग्रेस केंद्र हो चुका है, 70,000 करोड़ का घोटाला, सिंचाई घोटाला हुआ था। आज के इतिहास में उससे बड़ा कोई घोटाला नहीं है। राजकुमार जी और सत्यवीर जी रुक जाइए, एक एक करके बोले। वैसे भी आपकी आवाज यहाँ पर क्लियर नहीं आ पा रही है, एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज। इनके शासनकाल में पिछले 10 साल में घोटाले हुए हैं। सत्यवीर जी राजकुमार जी को सुन लीजिए उनको। आप मुझे एक भी अधिकारी का नाम बताइए कि आपके मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कार्रवाई की है। सहकारिता सचिव के खिलाफ क्या कार्रवाई की, आप बताइए मुझे। हरिद्वार के आप जिलाधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? SSP के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थपलिया साहब जी का रुख करना चाहूंगी। थपलिया साहब जी, क्या कुछ कहना है आपको?
फंसे ये यूपी के माध्यम से फंसे, जहां गाजियाबाद में कई लोगों के नाम आए थे, जिसमें मीनाक्षी सुंदरम भी था और विजय बहुगुणा का बेटा भी था। वो तो इन्होंने क्या किया, एक सॉफ्ट टारगेट देखा और जो अपने गैंग का हिस्सा नहीं रहा उसको, उस मछली को पकड़ लिया। इसलिए अरे बन रहे बहुत बड़े ईमानदार। मैं आज जो किस तरह से इनको शाबाशी दें हम कि इन्होंने पकड़ा। अभी जो सेठी जी कह रहे थे कि हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, हम तो इनको धन्यवाद कैसे बोले जो सरगना है इस देश के, लूट के सरगना, जिन्होंने पूरे देश की संपदा को लूट के अपने पास रख दिया है। ये लोग अभी बोल रहे थे कांग्रेस को कि परिवारवाद से चलती है, इनको ये नहीं मालूम कि आज केवल अडानी और अंबानी पार्टी को चला रहा है। इनको नहीं मालूम कि किस तरह इन्होंने पूरे देश के संसाधन उनके हवाले कर लिए हैं, किस तरह से आज प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के जहाज में घूम रहा है, गरीब देश का प्रधानमंत्री। इनको जवाब, इनके जितने भ्रष्टाचार के यहाँ पे केस हमने देखे, चाहे ढैंचा से शुरू करो और चाहे सहायकर्ता तक, कहीं भी इन्होंने किसी भी को सलाखों के पीछे रखा। आज बाई चांस फोर्स पड़ा, यादव को करके ये पूरा घुमाने जा रहे हैं कि साहब पकड़ लिया। अरे कई यादव घूम रहे हैं इस उत्तराखंड में, क्या हमें नहीं मालूम? हम इसलिए डरते हैं कि अगर वो एक केस लगा देते हो इज्जत का दावा का, बड़ी आफत आ जाती है उससे बचने के लिए। इसलिए बहुत कठिन हो गया है भ्रष्टाचारियों को इंकित करना, बहुत कठिन काम है। और ये लोग जो आप यहाँ पे एक ही चीज रटाए हुए, हमने ऐसा कर दिया। तुमने क्या चुनाव में तुम्हारे खर्चे कहां से आ रहे हैं? तुम्हारी रैलियों में हजारों करोड़ खर्च किए जाते हैं, कहां से आ रहे हैं? सत्यवीर जी आऊंगे, रुक जाइए। नरेंद्र जी से पहले मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन जी नरेंद्र जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 22 साल हो गए, जैसे कि भी थपलियाल जी भी कह रहे थे, 22 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर राज किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई, इस बार मिथक टूट गया उत्तराखंड का। लेकिन इन 22 सालों में सिर्फ एक IAS अधिकारी को जेल भेजा गया। मतलब क्या इन 22 सालों में भ्रष्टाचार नहीं हुआ? इन 22 सालों में क्या किसी तरीके का कोई अपराध नहीं किया गया? कैसे संभव हो सकता है कि इस 22 साल के उत्तराखंड राज्य को बने हुए हो गए और आज एक IAS अधिकारी पकड़ा गया, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के जो टीम है उन्होंने जांच पड़ताल की और पता चला है कि इसके तार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड में फिर जब ये खबर पहुंचती है तो उसके बाद फिर हाईकोर्ट फटकार लगाता है, तब वो आगे विजिलेंस के सामने पेश होते हैं रामविलास यादव जी। उनकी पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि भाई 22 साल हो गए और सिर्फ एक IAS अधिकारी की गिरफ्तारी। बाकी अगर अभी हम आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को दोषी ठहराएगी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को। यशी देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, मैं उस बात से तो इत्तेफाक रखता हूं बिल्कुल कि सिर्फ एक ही अधिकारी को क्यों जेल भेजा गया पिछले 22 साल में जी। लेकिन बात यह है कि क्या शुरुआत भी ना हो, एक को भी ना भेजे जेल। अब एक को जेल भेजा गया है, मैंने क्यों कहा, मैं कुछ सोच समझ के कहा है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए इनका, इसमें पता चले और कितने मंत्री जुड़े हुए हैं, कितने IAS जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हैं। उन सब लोगों को रिमांड पे लेकर और ये खुलासे होने चाहिए, चाहे 1 दर्जन IAS हो, चाहे 2 दर्जन हो, इन सबको IPS हो, चाहे इन सबको उनकी सेवाओं से बर्खास्त करके जेल भेज के इनकी संपत्तियों को रिकवर करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि आज एक रामविलास ने घोटाला किया 500 करोड़ रुपए का और वो 6 महीने या साल जेल में रह के आने के बाद, तारीखें भुगतने के बाद कोर्ट फैसला सुना देगा कि इसमें इसको निर्दोष पाया गया या इसको इतना दोषी पाया गया, इस पे 10 लाख का दंड लगाया गया। आखिरकार अगर न्यायपालिका के पास एक सीमित साधन है कि उसको कैसे भ्रष्टाचारियों पर रोक लगानी है, तो फिर तो योगी आदित्यनाथ का ठीक है मेथड जो वो कर रहे हैं। आप तत्काल त्वरित कार्रवाई है, आप उनको ध्वस्त कीजिए, उनके आशियानों को, और उनसे उनकी संपत्ति को अटैच कीजिए ईडी के थ्रू, उसके सारी संपत्ति को राज्य की संपत्ति में उसको अटैच करके निहित की जाए, सरकार की संपत्ति में निहित किया जाए, तब समझ आता है। खौफ कब दूर होगा? खौफ इतने से दूर नहीं होगा कि एक IAS जेल चला गया। खौफ तब दूर होगा जब इनको यह पता चलेगा जो ये अकूत संपत्ति इन्होंने अर्जित की है वो संपत्ति भी इनकी नहीं रही, तब उनको समझ आएगा हमने किसके लिए किया। जब
सरकार में इस संपत्ति को निहित कर दिया जाएगा, तब आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे दूसरे भ्रष्टाचारी हो, जो भी जी थपलिया जी, और इनके साथ में उन मंत्रियों को भी, और उन नेताओं के घर कैसे बचाओगे? नेता जो हमारे देखते देखते अकूत सभ्यता के मालिक बने, उनके घर कह रहा हूं मैं थपलियाल जी, मैंने पूरा आधा उत्तराखंड, मैं वही कह रहा हूं थपलियाल जी, मैं यही तो कह रहा हूं। लाई डिटेक्टर टेस्ट में, आप बात तो सुनिए पहले, लाई डिटेक्टर टेस्ट में जब राम विलास यादव बोलेंगे कि मैंने इस कैबिनेट मंत्री को, इस राज्य मंत्री को मैंने 1.5 करोड़ रुपए दिए, इसको 2 करोड़ दिए, तो कैसे बचेंगे घर? उनको भी जेल भेजिए ना। मेरा यह है कहने का मतलब। मैं ये नहीं कह रहा हूं अब आप कार्रवाई ना करें, एक रामविलास को पकड़ लिया, अगर विपक्ष भी हल्ला कर देगा तो फिर क्या उसमें रह जाएगा? फिर तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। सत्यवीर जी, थपलियाल जी इसके बाद पहले तो थपलियाल जी का बात का जवाब देना चाहूंगा। थपलियाल जी का अक्सर मैं डिबेट में रहता हूं, कांग्रेस प्रेम जग जाहिर हो जाता है। अगर ये कांग्रेस प्रेम इनका ना होता तो शायद इनके भी कुछ नंबर उत्तराखंड के अंदर होते। जिस प्रकार का इनका संघर्ष रहा है इस उत्तराखंड के आंदोलन में, अगर ये कांग्रेस प्रेम ना दिखाते, क्योंकि कांग्रेस इस राज्य के विरुद्ध रही है हमेशा, कि राज्य बनना ही नहीं चाहिए था, तो मैं भी सलाह देना चाहूंगा इस कांग्रेस प्रेम को छोड़ दीजिए और मुख्य धारा में आ जाइए, जो आपकी मुख्य धारा है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, यशी जी, कोई भी आएगा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, और जैसे जैसे ये राज उगलेंगे रामविलास, सारे के सारे आपके सामने रखे जाएंगे कि क्या क्या रामविलास ने उगला है और क्या क्या किस किस की संपत्तियों को इन्होंने हड़पा है, और आने वाले सारी संपत्तियों की कुर्की की जाएगी। और केवल आज की डिबेट में मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ, केवल रामविलास वाल का नाम ही लिया जा रहा है। 2 आईएफएस ऑफिसर थे जिनको की सस्पेंड किया गया रामविलास पासवान से, रामविलास यादव से पहले। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। रामविलास यादव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको जेल भेजा गया है, और उससे भी ज्यादा दुख भरी, और दुख आपको इस बात, रुक जाइए सत्यवीर जी, दुख आपको इस बात का करना चाहिए कि 22 साल हो गए और आज एक व्यक्ति आईएएस अधिकारी जो है वो जेल जा रहे, बल्कि भ्रष्टाचार होते होते 22 साल हो गए। दुख आपको इस बात पर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें बहुत लेट हो रही है। राम मंदिर भी बहुत 492 साल बाद बना है, 370 धारा भी आज आजादी के इतने साल होने वाले तब हटने वाली है। और इस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी दोबारा सरकार पहली बार आई है, और इस उत्तराखंड सरकार में और इस विधानसभा के अंदर पहली बार कोई महिला अध्यक्षा बनी है, और इस देश के अंदर कोई आदिवासी महिला पहली बार राष्ट्रपति बन रही है। तो बहुत इस देश के अंदर नया नया हो रहा है, और जैसे जैसे नया होगा, अच्छे बदलाव होना किसी रास नहीं आता। हमें भी अच्छा लग रहा है कि भाई कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई हो तो बहुत सही ढंग से हो, और जो जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई हो। ये इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोर्ट को जो हमसे चाहिए हम उनको प्रोवाइड करेंगे। जी देखिए कहाँ की बातें कर रहे हैं। जैसे महिला विधानसभा अध्यक्ष बना दिया, बहुत बड़ा क्रेडिट इन्होंने ले लिया। वो उनके पिताजी को अच्छा लगता है, वो उत्तराखंड में रह नहीं पाते, उनको महाराष्ट्र जाना है, दिल्ली जाना है, वो रह नहीं पाते उत्तराखंड में। यशी जी तो खंडवी तो उत्तराखंड की है, कल्पना सैनी उत्तराखंड की है, मैं तो बाहर नहीं जा रहा हूँ आपसे इससे। थपलियाल जी देखो, महिलाओं का इतिहास क्या इंदिरा हृदय कांग्रेस नहीं बनाई, कांग्रेस को बोल रहे हैं। कांग्रेस का एग्जाम्पल हमें इसलिए देना पड़ा है कि कांग्रेस इनके साथ सत्ता में रही है, और सत्ता में रहते हुए दोनों चोर मौसेरे भाई रहे हैं। कभी नहीं, हमने कभी बोल रहे हैं ना थपलियाल जी। तो देखो, अगर आप चोर मौसेरे भाई नहीं है तो आप बताइए कि हरक सिंह को क्यों बचा रहे हो? क्यों बोल रखा हरक सिंह को? ढक्कन लगाया हुआ जो तुमने हरक सिंह के लिए कटघरे में खड़ा करने के लिए, जो उन्होंने वो अभी बड़ा भारी घोटाला हुआ था जो आपके मंत्रालय में, जब वो मंत्री थे श्रम मंत्री, और श्रम मंत्रियों का जो सामान का जो घोटाला हुआ था, भाई साहब आपके लोग कभी भी कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को आज दिन तक आपने कटघरे में खड़ा किया? कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलते हो, कभी डाला सलाखों में? आप सलाखों में नहीं डालते। आपने मुलायम सिंह को रामपुर तिराहे का दोषी बोला था, और आज दिन तक आप गले मिलता है आपका प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव को। आप लोग वो लोग हैं जिनके 10 मुंह हैं। रावण भी आपके आगे शर्माता होगा कि आप कहां कैसे बोलते हैं। आपने किसी भी आप देखते नहीं आइए, गठबंधन किसने किया उनके साथ 2017 में? हमने कभी समाजवादी पार्टी के साथ अपने कभी गठबंधन किया हो तो बताइए। और जो देखिए लखनऊ गैस कांड हुआ, किसने गठबंधन किया? थपलियाल जी तथ्यों पे रहा करिए। आप लोग भारतीय जनता पार्टी समाजवादी, आपको देखिए
रामपुर तिराए के दोषी बोलते हो ना आप मुलायम सिंह यादव को। आप बताइए, नरेंद्र जी एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगी। किया हो चाहे एमएलसी में किया हो, चाहे विधानसभा में किया हो, चाहे लोकसभा में किया, बता दीजिए। सत्यवीर जी रुक हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी उनका साथ लिया हो तो बता दीजिए आप, एक बार भी उनका साथ लिया हो। और जिन्होंने सत्यवीर जी रुक जाइए, को कटघरे में कहाँ चले जाते हो? सत्यवीर जी रुक जाइए। नरेंद्र जी अंतिम प्रतिक्रिया। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है यशी जी, कि सच को सच, अगर झूठ को झूठ कहने की राजनीतिक लोगों में हिम्मत है जी, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। थपलियाल साहब अगर सच बोल रहे हैं और वो हर चीज को बखान कर रहे हैं जी, उस बात का, तो उस बात का स्वागत होना चाहिए कि ठीक है, सिर्फ एक रामविलास से काम नहीं चलेगा, हमें कई रामविलास पकड़ने हैं जो बहरूपिये बन के घूम रहे हैं इस प्रदेश में, उनको बेनकाब करना है। विपक्ष को सत्ता पक्ष की कार्रवाई में किसी प्रकार की आलोचना किए बगैर कहना चाहिए कि हम आपको इंगित करके देते हैं, ये भी यहां पे भी एक रामविलास है, यहां पे भी एक रामविलास है। अगर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और विकास के पथ पर अग्रसर करना है तो इस प्रकार का एक दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा। सारे रामविलास है। बिल्कुल सत्यवीर जी, देखना होगा कि आपकी सरकार में और कितने रामविलास पकड़े जाते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात करें भ्रष्टाचार पर नकेल रामविलास गए जेल। आपको बता दें कि रामविलास यादव, जिनके पास उनकी आय से अधिक के करीब 500 गुना ज्यादा संपत्ति जो है वो मिली है। विजिलेंस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सरकार ने उनको बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसे कई रामविलास यादव जो है वो उत्तराखंड में घूम रहे हैं, जिन्हें पकड़ना बेहद जरूरी है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।